ओके सो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया और उसके अंदर चार बुनियादी कॉन्सेप्ट्स थे जिनको हमने स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि जो बुनियादी काम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है, प्राइमरी गोल कह सकते हैं आप उसको, प्राइमरी गोल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि हमें कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दी गई होगी और हमने उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। सो फर्ज करें कि हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, तो हमारा गोल जो था वो ये था कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बहुत से मेथड थे। फाइंड ई से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और जनरल फार्मूला जो था जो हमने कूलम लॉ से इस्तेमाल किया वो था, लेट्स से हमारे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी वजह से हम आर पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो वो फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कूलम लॉ से आता है, and then r hat divided by r square, which is basically inverse square law, multiply by r prime आपकी पोजीशन वेक्टर है फॉर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन डी टाउ प्राइम जो है वो वॉल्यूम है जिसके अंदर वो चार्ज पड़ा हुआ है। सो अगर आपके पास ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है रो आर प्राइम, तो ये उसका वॉल्यूम है डी टाउ प्राइम, और उसकी वजह से आप किसी इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको ई आर लिख रहा हूँ। तो ये दोनों आर के दरमियान फर्क है। सो हमारा बुनियादी काम ये होता था कि हम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दी गई होती थी और हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो एक फार्मूला तो ये है। वॉल्यूम इंटीग्रल्स को अगर तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, खास तौर पे जब आपका रो जो है वो यूनिफॉर्म हो जाता है, मिसाल के ऊपर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप ले लेते हैं यहाँ पे, तो फिर क्या होगा कि रो जो है वो आर प्राइम पे डिपेंड नहीं करेगा, आपको इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे, तो सिंपली आप 1/r² को वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस के अंदर आपको रो नहीं पता होता, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता होती, तो उन केसेस के अंदर आप इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। अम, एक और तरीका जो हमने इस्तेमाल किया था गाउसेस लॉ का, वो तरीका ये था कि आप सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करते हो और गाउसेस लॉ लगाते हो। तो गाउसेस लॉ में भी बेसिकली आप यही काम करते हो कि 1/ε0 एंड देन रो इनक्लोज्ड, ये मैंने गॉसियन फॉर्म के अंदर गाउसेस लॉ को लिखा है। तो दूसरा तरीका ये आपने देखा था। तीसरा तरीका हमने देखा था कि हम किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल निकाल सकते हैं V ऑफ R, और उसके लिए भी वैसा ही फार्मूला है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। बस इस केस में ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सो आपको डायरेक्शन मालूम करने की जरूरत नहीं रहती, और उसको भी आप लिख सकते हैं 1/r टाइम्स वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर प्राइम एंड देन डी टाउ प्राइम। तो ये भी एक तरीका होता है। लेकिन अक्सर औकात ये इंटीग्रल भी मुश्किल हो जाता है कैलकुलेट करना रियल सिचुएशंस के अंदर, जहाँ पे आपका रो या तो यूनिफॉर्म नहीं है या फिर नाउन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम पॉइसन इक्वेशन को इस्तेमाल कर लेते हैं। सो पॉइसन इक्वेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है या डिराइव कैसे किया जाता है? तो पॉइसन इक्वेशन ये है कि हमें ये मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिखा जा सकता है, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि डेल डॉट ई गाउसेस लॉ से डाइवर्जेंस जो है दैट इज गिवन बाय रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। याद रहे रो फिर वही है इनक्लोज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे भी डेल डॉट ई फाइंड करूं, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस डेल डॉट डेल वी, और डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट जो है वो आपको
स्केलर सेकंड डेरिवेटिव देता है विच इज डेल स्क्वायर वी। एंड देन इसको आप इक्वल लिख सकते हैं रो इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अब मैं इनक्लोज नहीं लिखूंगा बार बार, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि हम किस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। सो इनको मिला के आप एक इक्वेशन बनाते हो विच इज डेल स्क्वायर वी इक्वल्स माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज कॉल्ड दी पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, दिस इज आवर पॉइसन इक्वेशन। तो पॉइसन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए आपने एक तो इंटीग्रल से जान छुड़ा ली, आपका टोटल प्रॉब्लम जो है वो अब एक डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया, क्योंकि आपको पता है इट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का मतलब है कि आपने प्रॉब्लम को ऐसी फॉर्म में लिख दिया जिसमें बस अब आपको मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मुझे इसकी बाउंड्री कंडीशंस पता हो, चूंकि सेकंड डेरिवेटिव है तो वन डायमेंशन में तो बड़ा इजी है, लेकिन टू और थ्री में जरा मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अम, लेकिन फर्ज करें कि अब हम चाहते हैं लेप्लास इक्वेशन की तरफ, यानी ये वाली जो पॉइसन इक्वेशन है ये कब लगेगी कि जब आपके पास लेट से आपने कोई वॉल्यूम बनाया है और उसके अंदर आपका रो जो है वो नॉन जीरो है, और आप उसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। सो दिस इज द सिचुएशन फॉर पॉइसन इक्वेशन। लेकिन फर्ज करें कि अब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है, आप एक ऐसे रीजन में पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो जहां पे रो इनक्लोज्ड जीरो है। सो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लैप्लास इक्वेशन। सो सिंपली आप इसके लिए क्या करते हैं कि आप कहते हैं जी रो जो है वो जीरो है, तो इसका मतलब है कि जो डेल स्क्वायर वी है दैट इज इक्वल टू जीरो। सिंपली दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन। और ये क्या मुझे बता रही है कि चार्ज कॉन्फ़िगरेशन तो है किसी जगह पे, ठीक है ना, रो तो है नॉन जीरो, लेकिन मैं वहां पे पोटेंशियल नहीं निकाल रहा, मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं एक ऐसे रीजन के अंदर, यानी यहाँ पे मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ ऐसे रीजन के अंदर जिसके अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उससे कहीं बाहर पड़ी हुई है। ऑफ कोर्स अगर बाहर वाली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी जीरो हो जाए, यानी अगर पूरी कायनात में कोई चार्ज हो ही ना, तो पोटेंशियल ग्लोबली जीरो हो जाएगा। तो इसलिए वो तो एक ऑब्वियस सोल्यूशन है लैप्लास इक्वेशन का। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पड़ी हुई है, और उसकी वजह से, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसके इर्द गिर्द का जो स्पेस है उसमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद है। और इसलिए आपने क्या किया कि किसी खास स्पेस के अंदर आपने उसकी वजह से एक चार्ज, एक सरफेस बनाई है, बाउंड्री सर्फ बाउंड्री क्या कहते हैं, बाउंड्रीड सरफेस बनाई है, और उसके अंदर अब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि रो इनक्लोज्ड जीरो है, सो इसलिए मैंने रो को जीरो किया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओवरऑल रो जीरो नहीं है, सिर्फ हमारी जो जिस सरफेस के अंदर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उसके अंदर रो जीरो है। क्लोज सरफेस इधर, थैंक यू। क्लोज सरफेस भी कह सकते हैं, बाउंडेड सरफेस, क्लोज सरफेस। तो ये है सिचुएशन। ऐसे सिचुएशंस के लिए हम लैपलास इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अ, बहुत आसान तरीके से इसको अगर लिखा जाए तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिमेट्री ऑफ योर प्रॉब्लम। अच्छा, ये इक्वेशन जो है ये बहुत ही अहम इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ग्रिफिथ ने तो यहाँ तक लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ लैपलास इक्वेशन। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एक लाइन में बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो आप कह सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ लैपलास इक्वेशन। ये इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि लैपलास इक्वेशन से आपको पोटेंशियल मिलता है, और पोटेंशियल से फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, आप एनर्जी निकाल सकते हैं, आप सारा पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमने पढ़ी है वो सारा कुछ इससे हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन। और ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नहीं, बल्कि ये हीट इक्वेशंस में इस्तेमाल होती है टेम्परेचर फाइंड करने के लिए। टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है,
तो टेम्परेचर के लिए भी आप इसी तरह की इक्वेशन लिख सकते हो, मैग्नेटिज्म में इस्तेमाल होती है, और भी बहुत सी जगहों पे आप इस तरह की इक्वेशन देखेंगे, जिसमें कि आपके पास डेल स्क्वायर ऑफ सम फंक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब ये बड़ी एक हैरान कुन बात है कि इसकी इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, और नेचर में इसकी बहुत ज्यादा वैलिडिटी है। थोड़ा सा हम इसको समझेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर और क्या राज छुपे हुए हैं। अच्छा, अ, अब ये कि इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं और कुछ डिस्कशन करते हैं। सो मैं अगेन ग्रिफिथ को फॉलो करते हुए वन डायमेंशन में लैपलास इक्वेशन को डिस्कस डिस्कस करना चाहता हूँ। सो वन डायमेंशन में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ जो डेल स्क्वायर है, ये सिर्फ डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, जो भी डायरेक्शन आप चूज करना चाहे आप कर सकते हैं। सो वन डी में मैं सिंपली इसको एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो आपकी जो ओडीई है वो इस फॉर्म में आ गई। तो सिंगल वेरिएबल है एक्स, तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो है। तो ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन, जाहिर बात है कि आप जब इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या ना, आप इसको इंटीग्रेट करें दो दफा तो आपका आंसर आएगा वी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वेयर एम इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट को शो करता है, विच इज द वैल्यू ऑफ वी एट बी एट सम पॉइंट इन एक्स। अच्छा, इसका सोल्यूशन मिसाल के तौर पे अगर ग्राफ की शक्ल में लिखा जाए तो मैं यूं लिख सकता हूं कि अगर मैं वाई एक्सिस को वी ले लूं और एक्स एक्सिस को मैं एक्स ही रहने दूं, और एम और बी की कुछ वैल्यूज में अगर आपको बता दूं, तो इसके बहुत से पॉसिबल सोल्यूशन है डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या करते हैं। मसलन इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है, ठीक है, इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है, इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है, इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है। तो इसके बहुत से सोल्यूशन हो सकते हैं, जैसे जैसे आप एम और बी को चेंज करते जाएं। तो एम और बी जो है ये रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स की आपको पता है इन्फिनिट रेंज है, तो इन जनरल इन्फिनिट सोल्यूशन भी आप बना सकते हैं। बट उन सारे सॉल्यूशंस को आप एक क्लोज फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, विच इज दिस इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो लेट्स से इसका एक सॉल्यूशन है विच इज गिवन बाय दिस लाइन। ये सॉल्यूशन ये मुझे बता रहा है कि इसके मैंने एंड पॉइंट्स को फिक्स कर दिया है, ठीक है, एंड पॉइंट्स जो है इसके फिक्स हो चुके हैं। सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली बात तो आप नोट करें कि विच इज वेरी ऑब्वियस, वो ये है कि जो सोल्यूशन आपने निकाला है वी ऑफ एक्स, जो कि इस स्ट्रेट लाइन की शक्ल में दिया हुआ है, इज द एवरेज ऑफ वी एक्स प्लस ए एंड वी एक्स माइनस ए फॉर एनी ए। ए इज जस्ट अ नंबर, कोई रैंडम नंबर है। तो वो ये बता रहा है कि बेसिकली, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको ये ग्रिफिथ बार बार रिपीट भी करता है टू और थ्री डिमेंशंस के अंदर भी, कि वन डायमेंशन में आप देख रहे हैं कि जो वी एक्स है ना आपका, वो एक किस्म का एवरेज है ऑफ टू पॉसिबल वैल्यूज, जिसमें मैं एक दफा क्या कर रहा हूं, मैं एक्स में थोड़ा ए ज्यादा कर रहा हूं, और एक दफा मैं क्या कर रहा हूं कि एक्स में से थोड़ा ए कम कर रहा हूं। और उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू ले लूं और फिर उनकी एवरेज कर दूं, तो दैट विल गिव मी वी एक्स इज इक्वल टू, दैट विल गिव मी वी एक्स, जो कि मैंने एज अ सॉल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन फाइंड किया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका अहम रिजल्ट ये है कि सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज, ये जो सोल्यूशन है इट हैज नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। आपको पता है किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना हो, पहले तो आप क्या करते हैं, ये थोड़ा सा मैथ से आपको याद होगा कि इफ
द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज जीरो, ठीक है ना, तो आप क्या कहते हैं कि इट हैज लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, राइट। एंड देन वो मिनिमा है या मैक्सिमा है, उसके लिए आप क्या करते हो, आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हो उसी फंक्शन का। तो अगर फॉर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो आप कहते हो कि ये लोकल मिनिमा है, और अगर ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन नेगेटिव आ जाए तो आप कहते हो कि ये लोकल मैक्सिमा है। तो ये बातें हमें मैथ से पता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा एक अगेन यहाँ पे मैं वी लूंगा और यहाँ पे एक्स, फर्ज करें मैं आपको दो पॉइंट्स दे देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई फंक्शन ड्रा करो। तो अगर मैं ये रैंडम क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर मैं ये फंक्शन इस तरह से ड्रा करूँ, लेट्स से इस तरह से ड्रा करूँ, और आपको ये कह दूं कि एंड पॉइंट आपने फिक्स रखने हैं, और एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये ले लूं कि जिसमें मैं इस तरह ड्रा करूं, एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी मैं ले सकता हूं जिसमें मैं सीधी लाइन ड्रा करूं, तो ये तीनों जो हैं दे कैन बी फंक्शंस बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट्स। आप ऐसे फंक्शन लिख सकते हैं जिनकी बाउंड्रीज आप फिक्स कर दें, वन डायमेंशन में बात कर रहा हूं। आप ऐसे फंक्शन लिख सकते हैं जिनकी बाउंड्री आप फिक्स कर दें और उनमें मैक्सिमा लोकल और मिनिमा पाया जाए। बल्कि इस शेप को ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा ना, समझाने की खातिर इसको हॉरिजॉन्टली ड्रा कर लेता हूँ, उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। सो लेट्स से इस तरह से ले लेते हैं, लेट्स से दिस वन, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे अब अगर आप, सॉरी अगेन, इसको येलो ले लेते हैं। अब अगर आप देखें तो जो ग्रीन वाली मैंने लाइन ड्रा की है, ठीक है, जरा बड़ा कर लेते हैं। ये जो ग्रीन वाली लाइन ड्रा की है, इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिस जिसके ऊपर ये फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन में एक लोकल मैक्सिमा पाया जाता है। येलो वाली लाइन में अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि इसमें एक किस्म का मिनिमा मौजूद है, तो एक लोकल मिनिमा इसके अंदर मौजूद है बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट्स, ठीक है ना, ग्लोबल की बात नहीं कर रहा। लोकल का मतलब ये है कि मैं इन फिक्स पॉइंट्स के अंदर हूं। तो जब अब आपको पता है मैथमेटिकली कि ये जो येलो फंक्शन होगा, इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। और जो ग्रीन फंक्शन होगा, वो ग्रीन फंक्शन नहीं कहना चाहिए, फंक्शन जो ग्रीन में है ग्रीन कलर में है, उसका अगर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। लेकिन अगर आप रेड वाले को देखें तो उसमें वाजे तौर पे ना तो किसी पॉइंट के ऊपर कोई फंक्शन का पॉइंट ना तो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, दे आर ऑल ऑन द सेम लेवल। सो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि जो रेड वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इट इज द एवरेज ऑफ दीज टू फंक्शंस जो मैंने यहाँ पे ड्रा की है। तो ये वो बात थी जो मैं ऊपर हमने पहली प्रॉपर्टी में देखी है कि जो लैपलास इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो हमेशा इस तरह का होता है कि विच इज द एवरेज ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम। मतलब लोकल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब मतलब फंक्शन हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान ऐसा ही निकलेगा जो आपको एक एवरेज वैल्यू देगा। पता नहीं मैं अपनी बात समझा पाया हूँ कि नहीं, अगर आप लोग चैट में मुझे बताना चाहें। और कोई तरीका नहीं है कि, और दूसरा सेकंड डेरिवेटिव, चूंकि इस केस में लैपलास इक्वेशन में हम ये कहते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, तो इसका इसका सोल्यूशन लाजमी तौर पे आपने ऊपर देखा भी है क्या निकलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों बातें एक तरह से एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं वन डायमेंशन में, ठीक है। यानी ज्योमेट्रिकली भी मैंने आपको दिखाया कि अगर आप दो डिफरेंट फंक्शंस ले लें जो उनमें लोकल मिनिमा और मैक्सिमा पाया जाए, तो वो एवरेज वैल्यू नहीं देते। दो पॉइंट्स के दरमियान फंक्शन की एवरेज वैल्यू नहीं देते, ना रेड, ना ग्रीन वाले ने दी, ना येलो वाले ने दी।
वो एवरेज वैल्यू नहीं है। एवरेज वैल्यू दोनों की जो है वो रेड वाला फंक्शन है। या दूसरे लफ्जों में आप अगर उसको सॉल्व करें तो वो स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है सोल्यूशन, यानी उसमें उसके अंदर कोई लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होता। सो द होल पॉइंट इज कि जब भी आप लैपलास इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लैपलास इक्वेशन को सॉल्व करके आपको पोटेंशियल मिलेगा v ऑफ x। तो वो v ऑफ x जो होगा वो विद इन दोज बाउंड्री कंडीशंस आपको यानी उसके अंदर ना तो कोई लोकल मैक्सिमा होगा ना उसके अंदर कोई लोकल मिनिमा होगा। अगर आपका सोल्यूशन में कहीं भी, यानी जब भी आप लैपलास इक्वेशन को सॉल्व करें और आपका सोल्यूशन निकले, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव आप चेक करते हैं और उसमें लोकल मिनिमा या मैक्सिमा आ रहा है, तो उसका मतलब दैट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन। एक तो ये से टेक्निक हमें पता चलती है। और दूसरा ये है कि इट इज अ काइंड ऑफ एवरेजिंग प्रोसेस, मतलब जब भी आप लैपलास इक्वेशन लगा रहे होंगे किसी भी फंक्शन पे, तो आप उस फंक्शन को की एवरेज वैल्यू निकाल रहे होंगे, जैसा कि ऊपर हमने बताया और यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो फिर 2 और 3 डायमेंशन में मैंने ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करना। 1 डायमेंशन में इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि 2 और 3 डायमेंशन के अंदर जाके फिर ये सरफेसेस बन जाएंगी और वहां पे जरा समझाना मुश्किल हो जाएगा। बट आई होप कि मैंने पॉइंट को क्लियर कर दिया है। तो एक तो आपको एवरेजिंग सोल्यूशन मिलता है, यानी ऐसा सोल्यूशन मिलता है विच इज द एवरेज ऑफ 2 पॉइंट्स। और दूसरा ये कि उसके अंदर कोई लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा नहीं होता। ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो जरूरी हैं, लेकिन ये अगेन प्रूफ नहीं है, बट इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी जो कि हमने 1 डायमेंशन में देखी है। अच्छा, इसी तरह की प्रॉपर्टी जो है वो आपको 2 डायमेंशन में भी नजर आ जाएगी। ठीक है, 2 डायमेंशन के अंदर, अब 2 डायमेंशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा, एक्स और वाई लेट से। तो अब मैं जो एक्सिस अपने बनाऊंगा वी एक्स वाई, उसके अंदर मुझे एक्स के साथ साथ वाई एक्सिस भी ड्रा करना पड़ेगा, लेट से इस डायरेक्शन में। अब एक्स और वाई के तमाम पॉइंट्स को अगर आप मिलाएं तो आपको वी एक्स वाई एक सोल्यूशन मिलेगा, विच विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, विच इज डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो 2 डायमेंशन में लैपलास इक्वेशन ये है। और यहां पे अब आप देख रहे हैं कि इट इज नॉट एन ओडी। अब इसका मैं सोल्यूशन डायरेक्टली नहीं लिख सकता। ठीक है, इट्स नॉट एन ओडीई। अब ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मैं इसको लिख सकता, क्योंकि ये एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड कर रही है। सो दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसीलिए इसका मैं कोई क्लोज्ड फॉर्म के अंदर सोल्यूशन नहीं लिख सकता। ठीक है, नो क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, राइट। लेकिन वो प्रॉपर्टीज जो हमने ऊपर बात की हैं वो दोबारा इसके अंदर पाई जाती हैं। उसके लिए मैं क्या फर्ज करूंगा कि अब मैं ये अपनी तरफ से फर्ज कर रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं पता मैं कौन सा फंक्शन ले रहा हूँ, लेकिन फर्ज करें कि कोई फंक्शन है जो आपको मिलता है इस लैपलास इक्वेशन को सॉल्व करके बाय अप्लाइंग सम बाउंड्री कंडीशंस। और लेट से वो फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ड्रॉ करने की, क्योंकि सरफेसेस ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। सो लेट से ये हमने एक सोल्यूशन निकाला है। आप इमेजिन कर लें कि ये सारा जो है ये एक सरफेस है। ठीक है, ये सारी सरफेस जो है ये सरफेस वी एक्स वाई को रिप्रेजेंट करती है, और ये मुझे बता रही है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, लेट से इस पॉइंट के ऊपर मुझे अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू बता दें, तो इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको वी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू बता दूंगा। और चूंकि ये मैं चाहता हूं कि सोल्यूशन हो लैपलास इक्वेशन का, लिहाजा इसके ऊपर मैं कंडीशन ये लगाऊंगा कि जो भी सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ वो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, यानी डेल स्क्वायर वी ओवर डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको वो सेटिस्फाई करता हो। तो ऊपर हमने देखा 1D में कि जो सोल्यूशन भी लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसके अंदर ये खासियत होती है कि इट इज द एवरेज ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स जो कि उसके इर्द गिर्द हैं। यानी इस पॉइंट के इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट्स होंगे, फर्ज करें कि इसके इर्द गिर्द
कुछ पॉइंट्स हैं, लेट से मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ यहाँ। तो इस सर्कल, ये सर्कल जो है चूंकि सरफेस के ऊपर ड्रा किया है, तो इस सर्कल का हर पॉइंट बेसिकली एक सोल्यूशन है ना, सॉरी, एक इट्स अ पॉइंट इन अ फंक्शन, फंक्शन स्पेस जो उसकी सरफेस है, इट्स अ पॉइंट ऑन द सरफेस। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ग्रीन वाली मैंने लाइन ड्रा की और यहाँ पे ग्रीन वाला मैंने पॉइंट लिया हुआ है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन, तो लाजमी बात है कि दिस वी एक्स वाई शुड बी द एवरेज ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, तो ये 2D में ये बात कर रहा हूँ कि वी एक्स वाई इस केस में भी क्या होगा, इज द एवरेज ऑफ, यहाँ वी एक्स वाई से मेरी मुराद सोल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन, is the average of all points around, अब इसका कोई नाम रख लें, लेट्स से पी, पी नाम रख लेता हूं मैं इस पॉइंट का, सो अराउंड पी। ठीक है, तो पी के अराउंड जितने भी पॉइंट्स हैं, ये उन सारे पॉइंट्स की क्या होगी, एवरेज होगी। सो अगर आप उन पॉइंट्स का एवरेज निकालें तो दैट विल बी दी लैपलास इक्वेशन। इसको ग्रिफिथ ने लिखा भी है, मतलब आप क्या करोगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज निकालते हैं, किसी चीज की एवरेज कैसे निकालनी होती है, अगर आपके पास एवरेज निकालना हो तो क्या फार्मूला होता है, तो मैंने वी की एवरेज निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, वी को इंटीग्रेट करूंगा वो पूरे सर्कल के ऊपर। अब सर्कल चूंकि एक सर्कल का स्मॉल एलिमेंट एरिया मैं ले रहा हूँ एल, तो डी एल सॉरी, और मैं उसको कर रहा हूँ, एंड देन मैं उसको डिवाइड कर दूंगा विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, या दूसरे लफ्जों में मैं इंटीग्रेट कर दूंगा पूरी लेंथ के ऊपर। ये एवरेज की डेफिनेशन है, आई थिंक कि आपको ये पता है, ये मैंने इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखी है, लेकिन अगर अगर आप डिस्क्रीट फॉर्म में शायद आपने कहीं देखा हो समेशन की फॉर्म में, लेकिन बट इट्स जस्ट अ सिंपल स्टैटिस्टिकल फार्मूला, ये मीन या एवरेज लेने का फार्मूला होता है। एंड देन अगर सर्कल का रेडियस आप मुझे बता दें तो मैं इजीली बता सकता हूँ। सो बेसिकली दिस इज द जनरल फार्मूला जिसके जरिए आप निकाल सकते हैं। लिखना चाहें तो लेट से अगर आर रेडियस है आपके सर्कल का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डीएल, डीएल को इंटीग्रेट करें तो सर्कमफ्रेंस आएगा 2 πr, एंड देन क्लोज इंटीग्रल ओवर वी डी एल, वेयर यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर द होल सर्कल। तो ये दोबारा आपने वही बात की है जो पहले हमने की थी कि वी एक्स जो भी सोल्यूशन आप निकालेंगे क्लास इक्वेशन का 2 डायमेंशन में भी, वो एक किस्म की एवरेज सोल्यूशन ही देगा, तो ये वही बात दोबारा लिखी है। और दूसरी बात ये है कि हैज नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, वो बात वही बात रिपीट हो रही है। ठीक है, सो अगेन मैं लिख सकता हूं कि 2 डायमेंशन में भी इसका ना कोई मैक्सिमा है, नो लोकल मैक्सिमा, और मिनिमा। ठीक है, सो जितने भी मैक्सिमा या मिनिमा होंगे वो उसके इर्द गिर्द होंगे, या फिर आप ये करेंगे फंक्शन सारे, पूरी सरफेस जो है येलो वाली, उसके उसकी एवरेज निकाल लें, तो जो भी एवरेज आएगी दैट विल बी योर सोल्यूशन टू दी लैपलास इक्वेशन। इसी चीज को हम 3D के अंदर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जरा इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन मैथमेटिकली इसकी सेम फॉर्म होगी। 3D के अंदर मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा जी वी ऑफ आर, आर से मेरी मुराद एक्स वाई जी है, एंड देन दिस विल बी इक्वल टू अगेन, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इस केस में ओवर द स्फीयर, सो वी डी ए आ जाएगा स्मॉल, मतलब इस केस में आप स्फेरिकल वॉल्यूम ले रहे हैं, और उसके उसकी जो सरफेस होगी दैट विल बी सरफेस एरिया, एंड देन आप इस एरिया को इंटीग्रेट कर दें तो आपको वी आर एवरेज मिलेगा। आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस इज 4 πr² एंड देन वी डी ए, वेयर दिस इज द स्फीयर। ठीक है, और अगेन जो इसके अंदर कोई लोकल
नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, वही बात दोबारा है। अम, यानी ये कि अगर मेरे पास कोई वॉल्यूम एलिमेंट है तो उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा लैप्लास इक्वेशन का डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0 का, वो इसके अंदर आएगा और इसकी जो सरफेस होगी वो आपको एक फिक्स्ड वैल्यू देगी, which will be the extreme value of v. So extreme values occur at the boundaries. Occur at the boundaries. मतलब अंदर जो है वो इस थ्री डिमेंशनल सरफेस के अंदर जो भी पोटेंशियल है, फंक्शन है, ना उसका मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा अंदर, लेकिन उसकी सरफेस के ऊपर उसका मैक्सिमा या मिनिमा होगा। जो भी उसकी फिक्स वैल्यू है वो सरफेस के ऊपर होगी। मेरे साथ हैं अभी तक या नहीं समझ आई कोई बात? बेसिकली ये वही बातें हैं जो 1D में हमने सीखी हैं, वही बातें अब 2D में और 3D में भी हो रही हैं। लेकिन 3D में जरा इसको इमेजिन करना मुश्किल था, 2D में भी बंदा कर लेता है सर्कल ड्रा करके। और कह सकते हैं कि जी उस सर्कल के ऊपर जो है वो फंक्शन की वैल्यू या मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये समझ आई है ना बात? मतलब ये कि अगर मेरे पास एक कैसे मैं इसको, इट्स वेरी हार्ड टू विजुअलाइज, कि अगर मेरे पास इस तरह की कोई सरफेस है लेट्स से, और उसके ऊपर मैं कोई सर्कल बनाता हूँ लेट्स से इस तरह का। अब अगर आप देखें गौर फरमाएं तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, मैंने जानबूझ के सर्कल टेढ़ा बनाया है, तो इस पॉइंट पे आपको लोकल मैक्सिमा नजर आ रहा है, इसमें मिनिमा नजर आ रहा है। तो ये मिनिमा और मैक्सिमा जो है वो इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर होंगे, अंदर नहीं होंगे। अंदर सारा कुछ फ्लैट कर दिया हुआ है। लैप्लास इक्वेशन का काम ये है कि वो अंदर वाला सारा रीजन जो है उसमें से सारे मैक्सिमा और मिनिमा को खत्म कर देता है और आपको एवरेज वैल्यू उस मिलती है इनसाइड। ठीक है ना? तो इनसाइड डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0 की मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लें तो सेम आर्गुमेंट, यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लें तो सेम आर्गुमेंट, पूरी सरफेस के ऊपर सर्कल ड्रा कर लें तो सेम आर्गुमेंट, तो हमेशा एवरेज वैल्यू निकल के आती है और अंदर और बाउंड्री के ऊपर जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू चले जाती है। तो ये मेन इसके अंदर मैसेज था जो अभी तक हमने डिस्कस किया है लैप्लास इक्वेशन को। इसके बारे में किसी की कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन? इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि फर्ज करें आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है और उसके करीब कोई चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, सिंगल चार्ज, और आप फाइंड करना चाहते हैं कि एवरेज पोटेंशियल जो है पूरी सरफेस के ऊपर क्या होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बाद में काम आएगा। सो बेसिकली मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है एंड देन उसके करीब कोई चार्ज पड़ा हुआ है, लेट्स से यहाँ पे मैं एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ। So let's say this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फीयर है। इमेजिन इसको करेंगे ये एक स्फीयर है और इसके पास कहीं चार्ज पड़ा है। तो लेट्स से हम आसानी के लिए वो चार्ज क्यू जी एक्सिस पे ले लेते हैं। तो एक सिंगल चार्ज है क्यू जो स्फीयर के बाहर पड़ा है। हमें पता है कि स्फीयर के अंदर पोटेंशियल निकालना है, तो क्योंकि पोटेंशियल स्फीयर के अंदर निकालना है तो इसलिए अंदर कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ, तो इसलिए यू कैन यूज लैप्लास इक्वेशन। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इस सफियर का एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया लेता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा डी ए,
एंड देन मुझे पता है जो गिवन है स्फीयर का रेडियस दैट इज आर। मुझे पता है कि जो क्यू है वो जी चार्ज के ऊपर पड़ा हुआ है, जी फासले पर पड़ा हुआ है, और इस क्यू का इस एरिया से जो फासला है उसको मैं स्मॉल आर कह देता हूँ, क्योंकि यही हम कन्वेंशन यूज करते हैं। और आर और जी के दरमियान एक एंगल बन रहा है विच इज थीटा, और हमें ये कहा गया है कि फाइंड करें दी पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू विच इज आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, और हमने जानबूझ के इस स्फीयर को एक्सिस के सेंटर पे रखा हुआ है, यानी मैंने ओरिजिन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस का वो सेंटर पे लिया है, सिर्फ अपना काम आसान करने के लिए। अब अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं इस सरफेस, इस स्फीयर की सरफेस पे, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, कैसे पता चलेगा? बेसिकली मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। ये है आपका पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू, और यहाँ पे आपने पोटेंशियल निकालना है। तो डिस्टेंस भी मुझे पता है दोनों के दरमियान, स्मॉल आर। सो बेसिकली आई कैन सिंपली राइट v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, सेपरेशन वेक्टर। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। अब जहां मर्जी चले जाएं, आपका आर जो है वो चेंज होता जाएगा, लेकिन आपका फार्मूला पोटेंशियल का यही रहेगा जब तक आप स्फीयर की सरफेस के ऊपर हैं। ठीक है, आर जो है और इसको मैं लिख सकता हूँ यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2z कैपिटल आर कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम विच इज थीटा। तो इसका मतलब है कि जो आर होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल थिंग। आर की ये वैल्यू अगर आप पोटेंशियल में पुट करें तो आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हमारा मकसद जो है वो ये है कि हमने एवरेज निकालनी है पोटेंशियल की, क्योंकि मुझे ये पता है कि जैसे जैसे मैं, मतलब अभी तो मैंने यहाँ पे लिया है ना डीए, मैं डीए यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी, तो पूरी सरफेस पे मैं डीए मुख्तलिफ जगहों पे ले सकता हूँ, और उसकी वजह से मेरा आर जो है वो चेंज होगा थीटा चेंज होने की वजह से। ठीक है, सो जैसे जैसे मेरा थीटा चेंज होगा सरफेस के ऊपर, वैसे वैसे मेरा आर चेंज होगा, और जैसे जैसे मेरा आर चेंज होगा वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल चेंज होगा। अगर मेरे यहाँ आर स्मॉल है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, आर लार्ज है तो पोटेंशियल कम होगा। तो इसका मतलब है पूरी सरफेस के ऊपर कहीं आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहीं पोटेंशियल कम होगा। ये मेन बात है। अब मैं निकालना चाहता हूं एवरेज ऑफ ऑल दोज पोटेंशियल्स ऑन द सरफेस, क्योंकि कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि एवरेज वैल्यू पूरी सरफेस के ऊपर क्या होगी इस पोटेंशियल की। सो टू फाइंड द एवरेज ऑफ potential on the surface, तो मैंने अभी आपको बताया था कैसे निकालते हैं एवरेज। सो बेसिकली एवरेज का फार्मूला वही है जो स्टैटिस्टिक्स से हमें पता है, कि आप उस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते हैं ओवर द एरिया एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। तो इस केस में वो सरफेस सफियर है। सफियर है तो नीचे वाला तो डिनोमिनेटर तो मुझे पता है कि वो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज दिस इज द सरफेस एरिया। दूसरी चीज मैंने अब कैलकुलेट करनी है विच इज वी डी ए। अब वी मुझे पता है कि वी कैसे कैसे चेंज हो रहा था, तो उसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसमें आर की वैल्यू ये मैं पुट कर दूंगा। सो वी एवरेज विल बी इक्वल टू 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू ओवर क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड देन 1/√,
जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2z कैपिटल आर कॉस थीटा। और चूंकि स्फेरिकल सरफेस है, सो एरिया सिंपली आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। बिकॉज आर तो कांस्टेंट है ना, तो सिर्फ थीटा और फाई में चेंज हो रहा है। एंड देन आप अगर इसको सॉल्व कर लें, तो मैं जब डायरेक्टली इसका आंसर लिखूंगा, इफ यू सॉल्व दिस इंटीग्रल यू विल फाइंड दैट द आंसर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q over z. This is the average value of the potential. ये फार्मूला तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे किसी पॉइंट चार्ज का फार्मूला है, जबकि याद रखें जो चीज हम कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे वो ये था कि जैसे जैसे हम इस पूरे स्फीयर के ऊपर मूव करते हैं सरफेस पे, हमारा पोटेंशियल चेंज होता है, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है। तो असल में जो चीज हम कैलकुलेट कर रहे थे वो तो हम कैलकुलेट कर रहे थे पोटेंशियल ऑन द सरफेस, एवरेज पोटेंशियल ऑन द सरफेस। लेकिन जो एवरेज पोटेंशियल की वैल्यू आई है वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक चार्ज है Q जो कि जी फासले के ऊपर एक चार्ज है स्फीयर के अंदर। यानी अगर मैं इसको यूं एक्सप्लेन करता हूं कि अगर मेरे पास एक स्फीयर स्फीयर हो लेट से, और उस स्फीयर के सेंटर के ऊपर एक चार्ज Q पड़ा हो, और मैं उससे जी फासले के ऊपर खड़ा हूं, P पॉइंट जो कि जी फासले पे है, और मैं आपसे कहूँ कि इसका पोटेंशियल लिखें, उसका पोटेंशियल एग्जैक्टली यही नहीं आएगा। बिकॉज इट इज जस्ट द आउटसाइड द स्फीयर, इट जस्ट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, और आपका जो पॉइंट चार्ज जो सेंटर पे पड़ा है वो Q है। सो इट्स जस्ट Q ओवर Z। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस हो जिसके ऊपर कहीं पोटेंशियल ज्यादा है कहीं कम है, तो जब आप उसका एवरेज पोटेंशियल निकालेंगे तो वो ऐसे ही महसूस होगा कि जैसे आपका जो चार्ज है वो इस स्फीयर के सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है। राइट। सो रिजल्ट क्या निकला कि V एवरेज ऑन द सरफेस equals potential at the center. Potential at the potential due to Q charge की वजह से, which is a point charge at the center of a sphere. तो ये एक बड़ा अहम रिजल्ट है, ये इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने सिर्फ सिंगल चार्ज लिया था। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा चार्जेस ले लें, या दूसरे लफ्जों में आप एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लें, यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस ले लें, तो तब भी मैं हर एक चार्ट के लिए सुपरपोजिशन लगा के यही फार्मूला लगा के एवरेज निकालता जाऊंगा। सो बेसिकली दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड द स्फीयर। उनका जब भी आप नेट एवरेज पोटेंशियल निकालेंगे तो वो बराबर होगा नेट पोटेंशियल जो वो एक सेंटर पे लगा रहे हैं। यानी बात ये कर रहा हूं कि अगर एक चार्ज बाहर रखें तो उसका जो पोटेंशियल है वो ऐसे ही होगा जैसे सेंटर पे एक चार्ज पड़ा हुआ है। अगर आप दो चार्जेस यहाँ पे रख देते तो उनका अगर आप एवरेज निकालते तो वैसे ही था जैसे आप एवरेज ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन साइड स्फीयर निकाल रहे हैं। अगर आप 10 चार्जेस बाहर रख देते तो आप ऐसे ही पोटेंशियल निकाल सकते हैं जैसे 10 चार्जेस को आपने अंदर रख दिया। राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि हम निकालते हैं, और इससे आपको एक तरह से पता भी चल गया कि एवरेज कैसे निकाली जाती है। ठीक है। तो ये एक जो फार्मूला मैं ऊपर लिखता आ रहा था ये उसकी एक एप्लीकेशन भी है। ये मैंने फार्मूला लिखा था ऊपर, तो 3D में जरा मुश्किल होता है, 2D में अगर आपको प्रॉब्लम करें, या 1D में तो वो आसान होगा। बट दिस इज हाउ एसेंशियली हाउ यू फाइंड द एवरेज ड्यू टू अ चार्ट, ड्यू टू अ पर्टिकुलर क्लोज सरफेस। ठीक है ना। तो क्लोज सरफेस इस केस में हमारी स्फीयर थी। ओके। लेट मी सी के कितना टाइम बचा है हमारे पास। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस दौरान तो आप काइंडली मुझे जरूर पूछें, क्योंकि इसके साथ साथ ही मैंने
इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो खैर इस तरह के नहीं है। मेरा इरादा था कि मैं प्रॉब्लम्स पे चलता 3.1 और 3.3, लेकिन वो ऑलमोस्ट इसी तरह कवर हो जाएंगे जैसे मैंने अभी एग्जांपल करवाई। पर इसके बाद बाउंड्री कंडीशंस और यूनिकनेस थ्योरम पे कुछ बात करनी है, और दो यूनिकनेस थ्योरम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ एक यूनिकनेस थ्योरम आज डिस्कस करूंगा, विच इज कॉल्ड द फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम, जिसको आप यूनिकनेस ऑफ पोटेंशियल भी कह सकते हैं। वो अ, जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, सो आपको याद होगा मैंने बात स्टार्ट की थी वन डायमेंशन से। अब मैं यूनिकनेस थ्योरम की तरफ चल रहा हूँ, उसको समझाने की कोशिश है। मैंने कहा था कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स आपको फिक्स दे दूं, लेट्स से दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस, और मैं आपसे कहूं कि इनके दोनों कोई भी फंक्शन ड्रा करो जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हो वन डायमेंशन में, लेकिन वो इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। या मतलब ये कि अगर मैं कोई फंक्शन ड्रा करूं लेट्स से इस तरह का, या कोई फंक्शन ड्रा करूं लेट्स से इस तरह का, या कोई फंक्शन ड्रा करूं इस तरह का विच इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये तीनों कलर के जो फंक्शन मैंने बनाए हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान, दे ऑल सेटिस्फाई दीज टू पॉइंट्स एज बाउंड्री कंडीशंस। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तीनों फंक्शंस जो हैं ये लैपलास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं? तो मैंने ये बात अभी एक्सप्लेन की थोड़ी देर पहले कि लैपलास इक्वेशन के मुताबिक दिस विल बी इक्विवेलेंट टू डी स्क्वायर वी, मैं फंक्शन को कह रहा हूँ, इज इक्वल टू 0। लेकिन इसका जो सोल्यूशन जो है वो स्ट्रेट लाइन निकलता है, विच इज ऑल्सो द एवरेज ऑफ अदर फंक्शंस। तो यही समझ लो यूनिकनेस थ्योरम है, कि सिर्फ एक ही ऐसा फंक्शन होगा इन बहुत सारे फंक्शंस में से विद इन दोज बाउंड्री कंडीशंस जो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो फंक्शंस हो, दो पोटेंशियल्स हो जो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। दिस इज कॉल्ड यूनिकनेस थ्योरम। यही है यूनिकनेस थ्योरम, कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन। दूसरे लफ्जों में v ऑफ x इज यूनिकली डिटरमिन्ड। ठीक है, सो दिस इज द एसेंस ऑफ यूनिकनेस थ्योरम। टू डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में जरा मुश्किल हो जाता है। एक अब प्रूफ के लिए इसको मैं ग्रिफिथ को फॉलो करूंगा टू टू डी और थ्री डी में। यहाँ पे मैंने आपको मिसाल दी है वन डी में, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नजर आ रहा है कि एक ही सोल्यूशन इसका हो सकता है, विच इज द स्ट्रेट लाइन। तो जो ये येलो वाला और ग्रीन वाला मैंने फंक्शन ड्रा किया है, दे सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस, बट दे आर नॉट सॉल्यूशंस टू द लैपलास इक्वेशन। अगर वो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो दोनों की एवरेज हो जाएगी, विच इज अ स्ट्रेट लाइन, जो कि रेड रेड फंक्शन आपको दिखा रहा है। ओके, तो अब अगर आप टू डी या बल्कि थ्री डी में चले जाते हैं, डायरेक्टली में चले जाएं, तो वहां पे आपको क्या है, एक वॉल्यूम लेना पड़ेगा। सो लेट्स से आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, और बाय लैपलास इक्वेशन मैं ये कह रहा हूं कि जो सॉल्यूशन है इनसाइड दिस विल सेटिस्फाई द लैपलास इक्वेशन, और जो इस सरफेस एस की जो बाउंड्री है उसके ऊपर जो इसकी पोटेंशियल की वैल्यू होगी, लेट्स कॉल दैट वी एस एज द सरफेस वैल्यू, वो आपके पास क्या होगी, वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट दैट विल बी एक्सट्रीमा। सो लेट मी रीफ्रेज व्हाट आई जस्ट सेड। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास लैपलास इक्वेशन है थ्री डी में, तो इनसाइड जो पोटेंशियल की जो जो भी फंक्शन आप v ले रहे हैं, लेट्स से v ऑफ r इज अ सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन में दो खूबियां हैं।
पहली खूबी तो ये है कि बाउंड्री सरफेस के अंदर वो डेल स्क्वायर, उसका डेल स्क्वायर जीरो होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, और बाउंड्री के ऊपर उसका एक्सट्रीमा वैल्यू होना चाहिए, विच इज दी सरफेस वैल्यू इज एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा का मतलब है कि या वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। ठीक है, ये पॉइंट पॉइंट क्लियर है ना? अभी तक जितनी भी लैपलास इक्वेशन की डिस्कशन है उसमें यही दो पॉइंट बार बार हम बता रहे हैं। अच्छा, अब इसका प्रूफ करते हैं कि ये जो मैंने सोल्यूशन लिखा है वी, ये यूनिक है। मेरा मेरा जो प्रॉब्लम है अब, वो प्रूफ करना है कि जो वी है वो यूनिक है। ठीक है, चले, प्रॉब्लम जो है वो ये है, प्रूफ दैट जो सोल्यूशन मैंने निकाला है वी ऑफ आर इज यूनिक। तो यहां पे हम करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है कि मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये बात गलत है, मैं ये फर्ज कर लेता हूं कि वी जो है वो यूनिक नहीं है, और नहीं को नहीं प्रूफ कर दें तो वो हाँ होती है। ठीक है ना, दो दफा नहीं कहते तो हाँ हो जाती है। सो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन वो ये है कि फर्ज करें कि वी वन, भी एक सोल्यूशन है, एंड वी टू भी एक सोल्यूशन है, और ऑल्सो सॉल्यूशंस ऑफ लैपलास इक्वेशन। ठीक है, सो उसी तरह से मैं एक सरफेस लेता हूं और मैं कहता हूं कि इसके अंदर जो है वो डेल स्क्वायर वी वन भी जीरो है और डेल स्क्वायर वी टू भी जीरो है, क्योंकि ये सोल्यूशन है ना, जब कोई चीज सोल्यूशन होती है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सो दिस मीन्स कि डेल स्क्वायर वी वन ऑफ आर इज जीरो, डेल स्क्वायर वी टू ऑफ आर इज जीरो, और चूंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं लिहाजा उनकी कोई सरफेस के ऊपर वैल्यू भी है। सो उस वैल्यू को मैं लिखूंगा वी वन एस ऑफ आर, और सरफेस के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो वी एस होगी। ठीक है, सो वी वन एस भी वी एस के बराबर है, और बल्कि इसको आर भी रहने दें, इसको सिर्फ वी एस कहें, बिकॉज इट इज एन एक्सट्रीमा। ऊपर भी इसको मैं वी एस ही लिखूंगा बिकॉज इट इज एन एक्सट्रीमा, सो लिहाजा मैं इसको एक कांस्टेंट वैल्यू लिख सकता हूँ। सो वी वन एस इज दिस एंड वी टू एस इज ऑल्सो वी एस। ये बात समझ में आई कि मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि वी वन और वी टू चूंकि लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब है लैपलास इक्वेशन ये की दो कंडीशंस होती हैं, ये दोनों वाली, कि अगर वो सोल्यूशन हो तो इन साइड डेल स्क्वायर उनका जीरो होता है और सरफेस के ऊपर उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, विच इज एक्सट्रीमा। तो अगर वी वन भी सोल्यूशन है तो इट सेटिस्फाई लैपलास इक्वेशन, और उसकी जो सरफेस पे वैल्यू है वो वी एस है। वी टू अगर सोल्यूशन है तो इट सेटिस्फाइज लैपलास इक्वेशन और सरफेस पे उसकी वैल्यू भी वी एस है, सेम है। तो ये यहां तक कोई मसला नहीं है, अब एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये मेरा हाइपोथेसिस है कि वी वन और वी टू सोल्यूशन है और वो सेटिस्फाई करते हैं। सो नाउ अगर मैं एक और फंक्शन डिफाइन करूं और उसको मैं नाम दूं वी थ्री, और उसको मैं लिखूं वी वन माइनस वी टू। अब ये मुझे चूंकि लीनियरिटी से मुझे पता है डेल स्क्वायर एक लीनियर ऑपरेटर है, तो लिनियरिटी ये डिमांड करती है कि दो सॉल्यूशंस की सुपरपोजिशन भी एक सॉल्यूशन होता है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो वी थ्री है वो भी एक सॉल्यूशन होगा, और हम प्रूव भी कर सकते हैं इस तरह से कि अगर मैं डेल स्क्वायर ऑफ वी थ्री लूँ तो ये इक्वल होगा डेल स्क्वायर ऑफ वी वन, सुपरपोजिशन अप्लाई कर रहा हूँ, लिनियरिटी अप्लाई कर रहा हूँ, एंड डेल स्क्वायर ऑफ वी टू। अब मुझे पता है कि डेल स्क्वायर वी वन भी जीरो है, डेल स्क्वायर वी टू भी जीरो है, और जीरो माइनस जीरो क्या होता है? जीरो। सो इसका मतलब है कि जो वी थ्री है दैट इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन। ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूँ वी थ्री की वैल्यू ऑन द सरफेस।
तो अगेन मेरे पास फार्मूला पता है कि अगर मैं V3S निकालना चाहता हूं ऑन द सरफेस, दैट विल बी इक्वल टू V1S माइनस V2S, राइट। और V1S जो है उसकी वैल्यू मुझे पता है VS है, और V2S जो था उसकी वैल्यू भी VS है, बिकॉज एक्सट्रीमा जो है वो बाउंड्री पे होता है। तो इसका मतलब है कि दिस इज जीरो। सो बेसिकली हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो V3 है इज जीरो। अच्छा, ये जो V3 है ऑन सरफेस एंड डेल स्क्वायर V3 इज जीरो इनसाइड, ये दो बातें अभी तक पता चली हैं। तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये क्या है। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई सरफेस है और उसके अंदर डेल स्क्वायर V3 जीरो है, और साथ ही जो उसकी सरफेस के ऊपर वैल्यू है V3S वो भी जीरो है, ये बात की है ना आपने। यानी ये जो दो रिजल्ट लिखे हैं, V3 इज जीरो ऑन सरफेस एंड डेल स्क्वायर V3 इज इनसाइड, तो क्या ये दोनों बातें दुरुस्त हो सकती हैं? ये बातें दुरुस्त हो सकती हैं अगर इस तरह से हो कि अंदर जो है, इस सरफेस के अंदर आप लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की इजाजत दे दें। लेकिन मैंने पहले बात की थी कि अंदर तो डेल स्क्वायर अगर जीरो है, डेल स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इट हैज नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। V3 में ना तो लोकल मैक्सिमा होना चाहिए ना मिनिमा, क्योंकि ये एवरेज आउट कर देता है हमको। तो जो भी मैक्सिमा या मिनिमा है वो सरफेस के ऊपर होना चाहिए। बट सरफेस के ऊपर तो हर पॉइंट के ऊपर अभी हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर अंदर भी हर जगह पे इसकी वैल्यू क्या हो, जीरो। एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर अगर अंदर डेरिवेटिव डेल स्क्वायर V3 पॉजिटिव हो जाएगा तो मिनिमा बनेगा, अगर अंदर डेल स्क्वायर V3 नेगेटिव हो जाएगा तो मैक्सिमा बनेगा। बट अंदर तो डेल स्क्वायर V3 जीरो है, तो अगर इनसाइड वो जीरो है तो इसका मतलब है कि सरफेस के ऊपर कोई एक्सट्रीमा नहीं बन पाएगा। तो उसकी एक ही सूरत है कि अंदर V3 को जीरो मान लें। अगर अंदर भी V3 जीरो है तो फिर आप देखें अंदर भी सेटिस्फाई हो रहा है, डेल स्क्वायर जीरो इज जीरो, और बाहर सरफेस के ऊपर भी वो जीरो हो रहा है। सो दिस मीन्स, मतलब ये मैं बात कर रहा हूं कि V3 हैज टू बी जीरो एवरीवेयर। एवरीवेयर से मेरी मुराद इनसाइड, हैज टू बी जीरो इनसाइड। तो अगर V3 इनसाइड जीरो है तो V3 को तो मैंने डिफाइन किया था V1 माइनस V2। तो अगर V3 जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि V1 इज इक्वल टू V2। तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी बात में जो शुरू में मैंने कहा था कि V1 एंड V2 आर डिफरेंट सॉल्यूशंस, आई शुड राइट हेयर आर आल्सो डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो वो डिफरेंट सॉल्यूशंस नहीं है। V1 और V2 को हमने डिफरेंट सॉल्यूशन शुरू में कहा था, लेकिन नतीजा ये निकला कि V1 एंड V2 सेम ही है। और ये मैंने सिर्फ दो के लिए किया है, आप तीन के लिए भी कर सकते हैं, चार सॉल्यूशंस के लिए भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको पता ये चलेगा कि जितने भी सॉल्यूशन आप फर्ज कर लें वो सारे के सारे बराबर ही आने। सो जिससे ये प्रूफ हुआ कि इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। दिस इंप्लाइज del square V is equal to zero has a unique solution। तो इसको बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, तो एक ही ऐसा फंक्शन पॉसिबल हो सकता है जिसका सेकंड डेरिवेटिव अंदर जीरो हो और जिसकी वैल्यू सरफेस के ऊपर एक्सट्रीमा हो, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो। सो दिस इज द फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम।